सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी आपने देखा होगा कि ग्रुप में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको रिवाइज करते रहिए। आने वाले समय में हर एक सेक्शन से जो रिवीजन के योग्य क्वेश्चन होंगे वह 150 के लॉट्स में, 200 के लॉट्स में आपके ग्रुप में जाता रहेगा। उसे लिखने की अनिवार्यता नहीं है, एक टेस्ट सीरीज के रूप में उसका प्रैक्टिस कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बॉट डेवलप करके टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दें तो और अच्छा रहेगा, उसमें आपका मूल्यांकन अब हो पाएगा। क्योंकि आपने एक बड़ा विषय जो जीएस के सेक्शन में इतिहास के रूप में माना जाता है उसको आपने लगभग समाप्त कर लिया है भारत के संदर्भ में। वैसे भी 2-4 क्लासेस में और शेष है, और वैसे यदि कहें तो कोई विषय कभी समाप्त ही नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि लगभग कई माह से हम इतिहास में ही आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः यदि मैं देखूं तो 4 माह की कक्षा के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक टेक्निकल इंड दे सकते हैं। तो समाप्त तो कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें यदि अब पढ़ाने लगे तो और 8 माह निकल जाएगा, समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन एक अंत तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा है कि अब 1940 के पास आ ही गए हैं, और 40 के संदर्भ में हम कुछ बातें आज पढ़ेंगे। उसके बाद कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग, क्रिप्स के रिगार्डिंग, और संविधान और पाकिस्तान के रिगार्डिंग, इतनी बातें यदि आप जान लेते हैं तो एक तैयारी को एक ठीक ठाक रूप मिल जाता है। इसके बाद यदि देखेंगे कि आप लोग बोर नहीं हुए तो अन्य विषय की शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि दिक्कत इस बात की होती है कि अभ्यर्थी बोर हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का भी, लेकिन पढ़ना पड़ता ही है। अभी यदि आपने हाल ही में किसी परीक्षा को, जैसे रेलवे की परीक्षा दी होगी, तो आपने एक चीज देखा होगा कि तैयारी होना एक अलग बात है और कॉपी बनाना एक अलग बात है कि नहीं है? तैयारी होना एक अलग बात है। तैयारी होने का मतलब होता है कि किसी विषय में उस स्तर का एक्सपीरियंस आ जाना कि आप ना भी पढ़कर बैठे तब भी आपने औसत से उच्च दर्जे तक स्कोर कर लिया है। और ये एक डेवलपमेंट है जो आ जाता है समय के साथ। मैं चाहूंगा कि आगे इतिहास में जब हम आज़ादी तक देख लें, उसके बाद समय निकालकर 1-2 क्लासेस में, जैसे नेहरू की जो वैदेशिक नीति थी, पंचशील वगैरह, भारत का जो परमाणु सिद्धांत है, क्या है परमाणु सिद्धांत? तो भारत का परमाणु सिद्धांत है कि हमने अपने आत्मरक्षा के लिए परमाणु बनाया है, हमने दुनिया की क्षति हेतु परमाणु नहीं बनाई। तो इस सिद्धांत को भी 1965 तक तो देख ही लेना चाहिए। आजकल पूछने का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन के माध्यम तक फिलहाल आप तक पहुंच रहा है, मैं अभी कक्षाएं नहीं ले पा रहा हूं उसकी, तो वहां तत्काल देखिए। इतिहास के बाद जब हम दूसरे खंड को शुरू करेंगे तो और खंडों को साथ लेकर चल सकते हैं। अब आज हम कहाँ से शुरू करें? तो आज कुछ बातें हैं, 5-7 बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए नोट में। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए कि गांधी जी के रहते हुए अलगाववादी विचारधारा कैसे आ गई, इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जिन्ना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और किन प्रयासों से और किन ताकतों से पाकिस्तान अलग हुआ। यह भी ध्यातव्य होगा कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी में मनमुटाव क्यों हो गया। सीतारामैया के बारे में जानना उल्लेखनीय होगा। यह भी उल्लेखनीय होगा कि गांधी के समय जो महिलाओं की भूमिका है, मजदूरों और किसानों की भूमिका है, उसके संदर्भ में आप इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। और साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कैबिनेट मिशन आज के भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी भूमिका रखता था। तो ये सब 4-5 फैक्टर हैं। यदि इन 4-5 फैक्टर्स को आप कमांड कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी की स्थिति अच्छी रहेगी। मैंने पहले ही कह दिया कि इतिहास में बहुत ज़्यादा मेरिट की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी की जरूरत है। याद करने का भी महत्व है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझदारी का बड़ा महत्व है। यदि आपने इवेंट्स को ठीक ठीक समझदारी के साथ देखा है, विश्लेषणात्मक शक्ति आप में है, तो यदि कोई बहुत रटकर भी आएगा तो आप उसको पीछे कर दीजिएगा। यह सरकारी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा का नियम है। जिसके अंदर में प्रतिभा का स्तर उच्च होगा उसको बहुत आसानी से पीछे नहीं कर सकते हैं, यदि उसने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो। क्योंकि इवेंट वो याद कर लेगा, ऑप्शन देखकर याद कर लेगा, उसको याद आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी इस प्रविधि का प्रयोग करें और अपने मस्तिष्क क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि तैयारी करते कैसे हैं। एक विषय में जब आपने 4 महीना दिया तो तब जाकर थोड़ा सा डेप्थ आता है। तो शुरुआत करते हैं। आज का हेडिंग लिख दीजिए, लिखिए आधुनिक भारत के इतिहास में 1940 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं। आधुनिक भारत के इतिहास में 1940 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं।
1940 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इन घटनाओं को एक एक करके समझते हैं और फिर हम गांधी और उसके बाद पाकिस्तान के विलगाव की तरफ चलेंगे, देखेंगे विचारधारा कैसे बदली। पहला पॉइंट लिखेंगे, कांग्रेस ने 1937 की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में, कांग्रेस ने 1937 की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भूस्वामित्व की नीति को समाप्त करने की बात कही। भूस्वामित्व की नीति को समाप्त करने की बात कही, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उपलब्धि थी। जो कांग्रेस की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक उपलब्धि थी। देखिए, जमींदार का जो वर्ग था वह किसानों और निम्न वर्ग के लोगों को पच नहीं रहा था, तो इस नीति को बदलने की भी जरूरत थी। आपने देखा होगा इतिहास में कि नाई धोबी बंद आंदोलन भी चलाया गया था बाद में, कि जमींदारों को नाई और धोबी वर्ग का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जमींदार भी अत्याचार पर उतर आए थे और ब्रिटिश सरकार का तो कम ही था। तो इसीलिए भू राजस्व में सुधार की कड़ी में इस तथ्य को हम याद रखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, जिस चाल के माध्यम से समाज के उन वर्गों को जो वंचित तबके हैं उनको मूल धारा में लाने का प्रयास किया जा सके और उनके वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। वैसे भी उनकी आबादी ज्यादा थी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, 1936 में अखिल भारतीय 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की नींव प्रेमचंद ने रखी। ध्यान रख लेंगे, मुंशी प्रेमचंद के विषय में आप सभी जानते हैं, ठीक है। पूस की रात प्रेमचंद की मुख्य रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, सहजानंद के पत्रिका का नाम हुंकार था। अंडरलाइन कर लीजिए, हुंकार बहुत बार पूछा गया है। सहजानंद के पत्रिका का नाम हुंकार था। ध्यान रखेंगे एक तथ्य, ब्रुसेल्स में 1927 में नेहरू जी गए थे और नेहरू जी ने उस सम्मेलन में भाग लिया जो साम्राज्य विरोधी सम्मेलन था, साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन था। क्योंकि अंग्रेज एक देश में नहीं थे, बल्कि दुनिया के 50 से अधिक देशों में थे। इसको ध्यान रखेंगे, 51 कंट्रीज थे लगभग। तो नेहरू जी इसलिए गए थे कि वहां जो भी राष्ट्रमंडल के देश थे, राष्ट्रमंडल के देश वो देश हैं जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश सरकार का कब्जा रहा था। उनके सम्मेलन में ब्रुसेल्स में नेहरू जी ने भाग लिया और इस कड़ी में नेहरू जी ने लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड एक्सिक्यूटिव काउंसिल का मेंबरशिप पाया। एक काउंसिल है, इसकी सदस्यता पाई। इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? तो इसका उद्देश्य रहा होगा कि जो भी पीड़ित देश हैं, जो अंग्रेजों के शासन से पीड़ित देश हैं, वह एकजुट हों और भविष्य में जब आजाद हो जाएं
तो ऐसा प्रयास करें कि दोबारा इस तरह की नौबत नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी अगर कब्जा कर ले देश पर। इस पर काफी काम भी हुआ आगे चलकर, लिख दीजिए इस पॉइंट को। देखिए 1927 के में 1927 में कांग्रेस की ओर से 1927 में कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में मानवता के रक्षार्थ मानवता के रक्षार्थ मानवता के रक्षार्थ साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया एवं लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड एक्सिक्यूटिव काउंसिल की सदस्यता पाई। की सदस्यता पाई। की सदस्यता पाई। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। यह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब पूरी दुनिया ब्रिटिश सरकार के प्रति एकजुट हो रही थी कि सरकार को यहां से हटा देना है और अपने देश में स्वशासन की स्थापना उनका मुख्य लक्ष्य रह गया था। इसी कड़ी में चीन जापान युद्ध में भारत के डॉक्टर भी भेजे गए थे, डॉक्टर अटल के नेतृत्व में। इसको भी लिख दीजिए। देखिए सन 1938 में डॉक्टर अटल के नेतृत्व में सन 1938 में डॉक्टर अटल के नेतृत्व में डॉक्टर अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक टीम चीन भेजा गया। डॉक्टरों का एक टीम चीन भेजा गया। ब्रैकेट में चीन जापान युद्ध। चीन जापान युद्ध। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 1920-21 में 1920-21 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई, जिसके प्रथम कुलपति गंगा सिंह थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, 1927 में दो तीन ऐसी संस्थाएं हैं, उसको लिख लीजिए। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। जिसकी अध्यक्षता 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 27 में स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, और 1939 वाले में अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। हाँ हाँ, जिसकी अध्यक्षता 1939 में पंडित नेहरू ने किया था। वो तो हर साल रहा था, लेकिन थोड़ा सा आवाज एक बार कम आ रही है। अब दोबारा एक बार बताइए क्या कह रहे हैं। गंगा सिंह, ठीक है। जॉर्ज पंचम के आदेश पर स्थापना हुई थी, कुलपति गंगा सिंह थे। नेहरू ने 1939 में अध्यक्षता की थी, इसको याद रख लेंगे। नोट लिख लीजिए। अगला पॉइंट, 1938 में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिहरपुरा में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पहली बार बनाए गए। जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पहली बार बनाए गए, पहली बार बनाए गए, ठीक है। हरिहरपुरा कहां पर है, कौन बताएंगे? हरिहरपुरा कहां पर है? ब्रैकेट में लिख दीजिए कर्नाटक, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखिए 1938 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में, सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में और नेहरू की अध्यक्षता में, और नेहरू की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू बनाई गई, ठीक है। इतिहास जब खत्म हो जाएगा तो इतिहास पर आधारित जो मेंस के प्रश्न होते हैं उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब एक खंड जब स्ट्रांग हो जाता है तो उस पर हम दूसरा कार्य अब शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों का कार्य रहेगा, होमवर्क रहेगा कि आप उस कॉपी को थोड़ा ठीक से अध्ययन करेंगे और अपने स्तर से अपने ज्ञान में समृद्धि की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, नियोजन समिति को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांग्रेस का 1939 में, कांग्रेस का 1939 में अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी यह है जबलपुर मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में हुआ, जिसमें सुभाष ने गांधी जी के उम्मीदवार सीतारामैया को पराजित कर दिया।
जिसमें सुभाष ने गांधी जी के उम्मीदवार सीतारमैया को पराजित कर दिया। सीतारमैया को पराजित कर दिया, जिसे गांधी ने व्यक्तिगत हार बतलाया। अंडरलाइन कर लीजिए, जिसे गांधी ने व्यक्तिगत हार बतलाया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। गांधी जी को उम्मीद नहीं थी कि उनका उम्मीदवार हार जाएगा। देखिए, जब आप गांधी जी को ठीक से देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि आरंभ में जिस ऊर्जा के साथ आए, 1940-42 के बाद गायब होते हुए चले गए। और आपको 42 की राजनीति के बाद गांधी कम जगहों पर दिखेंगे या कहीं न कहीं पर्दे के पीछे दिखेंगे। गांधी आपको इतिहास की मुख्य धारा में नहीं मिलेंगे उसके बाद। ध्यान रखना है, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से मनमुटाव हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़कर और फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रख दी। इसको भी मेंशन कर दीजिए। लिखिए, कांग्रेसी कार्यकारिणी के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण, कांग्रेसी कार्यकारिणी के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण, कारण 3 मई 1939 को 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी। ये भी एक पार्टी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब राजनीति में दो तरह की विचारधाराएं उल्लेखनीय हैं, एक वामपंथी विचारधारा, एक दक्षिणपंथी विचारधारा। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस अपने समय के आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण तेज तर्रार व्यक्ति थे, लेकिन चूंकि उनका मनमुटाव हो गया कांग्रेस से कई बिंदुओं पर, उन्होंने सीतारमैया को भी हरा दिया चुनाव में। इसके बाद से क्या था, तो एक तरह से भीतर में दो गुट बन गए थे। गांधी तो नाराज थे ही थे कि मेरा उम्मीदवार हार गया है, तो इसी सब आंतरिक गुटों के कारण उनको लग रहा था कि अच्छा होता कि क्षमता है, अपनी पार्टी बना लेते हैं, देश का विकास और सेवा करना होगा तो उससे करेंगे। तो जब बोस ने कांग्रेस को रिजाइन कर दिया, तो इसके बाद अब कौन बने अध्यक्ष, तो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, कौन बताएंगे, तो सुभाष के बाद अध्यक्ष बने थे। हाँ, वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष के बाद अब राजेंद्र प्रसाद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी तेज तर्रार, उनको बनाया गया अध्यक्ष, जो इंडिया डिवाइडेड के लेखक भी थे। लिख दीजिए, सुभाष के इस्तीफे के बाद, सुभाष के इस्तीफे के बाद, सुभाष के इस्तीफे के बाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला शीर्षक लिखेंगे, गांधीवादी चरण में अलगाववादी विचारधारा। गांधीवादी चरण में अलगाववादी विचारधारा।
अलगाववादी विचारधारा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, एक नया टॉपिक है। अब देखिए, चूंकि यदि आपसे पूछा जाए कि 1915 के बाद का जो काल है 1947 तक, इसे गांधी युग के नाम से क्यों जानते हैं, तो क्या जवाब देंगे इसका? इसे गांधी युग क्यों कहते हैं? कोई भी? एनीबॉडी? हाँ, और थोड़ा विस्तार से बताइए, इसमें गांधी जी क्या थे? माइक पास लेकर बताएंगे तो क्लियर आवाज आती है थोड़ी सी। हेडफोन का यूज कीजिए, वरना मैं कल स्पीकर रखा हुआ है, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब फिर सही आवाज आती है। कौन बताएंगे थोड़ा विस्तार से कि इस युग का नाम गांधी युग क्यों है? इस युग का नाम गांधी युग इसलिए है कि 1915 से 47 तक कई नेता आए और चले गए, लेकिन जो सबसे हाई डिमांड में एक व्यक्ति रहा वो गांधी जी, इसलिए गांधीवादी युग कहते हैं। कई नेता आए, लेकिन उनका सूर्यास्त हो गया, कई बार उदय हुआ, कई बार अस्त हुआ, लेकिन समेकित रूप से यदि आप देखेंगे तो गांधी का कभी सूर्यास्त नहीं हुआ। और एक व्यक्ति जिसको हम परमानेंसी के रूप में देख सकते हैं इस 30 सालों में, वह गांधी जी हैं। ब्रिटिश सरकार को भी यह मालूम था कि जब तक इस व्यक्ति की बात नहीं मानी जाएगी, तब तक किसी भी योजना अथवा नीति को मनवाना, लागू करना, पॉलिसी बनाना आसान नहीं है, इसीलिए गांधी युग कहते हैं। अब एक तथ्य पर ध्यान देंगे, चूंकि शीर्षक क्या है, अलगाववादी विचारधारा। अब अलगाववाद कहां से आ गया, तो आप पहले से जानते हैं, एक व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, उसको हर हाल में प्रधानमंत्री बनना था, मैंने पहले भी कहा है, और उसने गांधी से यह बात कही भी थी बाद में कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है। अब कैसे बना जाए, तो जब खिलाफत हुआ था तब भी उसने उसका विरोध किया था, कहा था कि मुसलमान गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, धोखे में जा रहे हैं, इनको अलग राष्ट्र बनाना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से इस बात पर जोर कब दिया गया, तो मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ 1930 में इकबाल की अध्यक्षता में, उसमें ऑफिशियल रूप से मुस्लिम लीग ने यह घोषणा की कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करते हैं, हमें इस देश में नहीं रहना है, हमें एक अलग देश चाहिए जिसका संविधान हम तय करेंगे क्या होगा, उसमें इस्लाम धर्म के को केंद्र बिंदु में रखकर सारी बातें बनाई जाएंगी, धर्मनिरपेक्षता वाली कोई बात नहीं होगी जो आज है भारत में, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म के नाम से जानते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं की उन्होंने, उनका एक अलग ही पंथ था, वो सबसे पहले हुआ। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया, वर्ड दिया पाकिस्तान। और इसी प्रकार क्रमशः हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से एक नए देश का सृजन हुआ, क्यों माउंटबेटन को बात माननी पड़ी, क्यों कैबिनेट मिशन के विरोध के बाद भी पाकिस्तान अलग हो गया। इन सब चीजों की चर्चा हम इसी टॉपिक में करते हैं जो महत्वपूर्ण है। अब पहला पॉइंट लिख देंगे, लिखिए, गांधीवादी चरण में, गांधीवादी चरण में विभिन्न विचारधाराओं का विकास देखने को मिलता है। गांधीवादी चरण में विभिन्न विचारधाराओं का विकास देखने को मिलता है, जिसमें अलगाववादी विचारधारा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अलगाववादी विचारधारा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो अपनी कॉपी और अपने प्रीवियस स्टडी को टटोलिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं चर्चा हुई ही रहती है, और ये सारे क्लास रिकॉर्डेड हैं, अधिकांश क्लास तो पब्लिश भी किए जा चुके हैं। यदि आपको लगता है कि कहीं भी क्षमता की कमी है तो एक बार दोबारा जाकर देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस कक्षा को जब मैं पब्लिश करता हूं तो मेरे विभाग के भी कई साथी देखते हैं जो हमारे साथ कार्य करते हैं, जो जिनकी पढ़ने की उम्र नहीं है,
वो भी देखकर अपडेट हो जाते हैं। आपको तो जरूर देखना चाहिए। कोई भी टॉपिक लगे कि फंस रहा है तो एक बार वीडियो प्ले करके देख लीजिए, आपके पास संसाधन के रूप में मौजूद है। जैसा अभी मैंने गांधी जी के बारे में पूछा तो कहीं से भी 4-5 लाइन का एक सही उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल अभी उतनी मजबूत नहीं बन पाई है। कुछ भी बोल दीजिए, एक बार कोशिश करिए कि सही तरीके से उसको मिलाकर बोल दें। गलत होगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा सही कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। हम गांधीवाद में थे। एक बार देखिए उसमें क्या लिखा, लिख दिया कि अलगाववादी विचारधारा भी उसमें से एक है। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि एक पृथक देश की पहली बार निश्चित अभिव्यक्ति एक पृथक देश की पहली बार निश्चित अभिव्यक्ति निश्चित अभिव्यक्ति मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में देखने को मिलती है। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में देखने को मिलती है। देखने को मिलती है जिसकी अध्यक्षता इकबाल ने की। ठीक है, इकबाल की अध्यक्षता में हुई। इसको ध्यान में रखना है। अब लिखिए हेडिंग में 1933 1933 इसकी कुछ घटनाओं को लिख लीजिए। एक छात्र था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, चौधरी रहमत अली। उसने पहली बार पाकिस्तान वर्ड दिया। ये बीपीएससी ने बार बार पूछा हुआ है। यदि आप क्वेश्चन बैंक का अवलोकन करेंगे तो यह शब्द आपको दिखेगा, क्वेश्चन भी दिखेगा कि पाकिस्तान वर्ड की खोज किसने की। तो चौधरी रहमत अली ने की 1933 में। इसको भी ध्यान रखना है। और एक प्रॉम्फलेट बांटा जिस पर लिखा हुआ था, प्रॉम्फलेट पर, प्रॉम्फलेट समझते हैं ना, प्रचार के लिए बांटते हैं। उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान के बारे में नो और नेवर, या तो अब, अभी, या फिर कभी नहीं, ये लिखा हुआ था। मतलब यही समय है, डिमांड कर लो और पूरा कर लो। यदि मिल गया तो ठीक है, यदि ये 2-4 साल निकल गया हाथ से तो उसके बाद फिर कह नहीं सकते कि पाकिस्तान एक राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। तो नो और नेवर का नारा भी इसी पर देकर छापा गया। इसको जो भी समर्थक मुस्लिम होंगे उनके बीच इसको बांटा गया। उनके अंदर में एक नए राष्ट्र की भावना जगाई गई कि भारत हमारा नहीं है, एक अलग राष्ट्र हमें चाहिए, अपने धर्म अपने संप्रदाय के हिसाब से एक नए राष्ट्र का गठन करेंगे। इसको 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। लिखिए, 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की खोज की। पाकिस्तान शब्द की खोज की। पाकिस्तान शब्द की खोज की एवं इस कड़ी में नो और नेवर नामक पम्फलेट भी बांटा। नो और नेवर नामक पम्फलेट भी बांटा। ठीक है।
अब ये तो एक अधिवेशन और एक घोषणा है। पहले इलाहाबाद अधिवेशन में सोचा गया कि एक नया देश बनाएंगे, इस पर भाषण दिया गया। उसके बाद एक छात्र ने नाम भी रख दिया कि उसका नाम पाकिस्तान होगा। अब 1940 में जो अधिवेशन हुआ उसको भी देखेंगे। 1940 का अधिवेशन इतिहास में बहुत मायने रखता है, जिसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र की बात कही। मार्च 1940 में एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और जिन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक नया देश बनाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और अब इस निर्णय से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी दबाव डाला जाए। और अंग्रेज सरकार इससे मन ही मन बहुत खुश थी। इसलिए खुश थी कि उसको अब भी उम्मीद थी कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीत गया, यानी जब ये चल रहा था 1939 से 45 में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, सरकार इस उम्मीद में थी कि यदि किसी तरह से आर्थिक मंदी का शिकार नहीं हुए और एक बार को बच गए, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। दो देश बन जाएंगे, दोनों पर अलग अलग शासन करेंगे। उसके बाद यह ब्रिटिश सरकार सोच रही थी। लेकिन बाद में सरकार का यह सपना सच नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना लॉस हुआ कि सैनिकों को वेतन देने के योग्य पैसा नहीं रह गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सरकार के पास भी एक मजबूरी थी कि देश छोड़कर जाना ही था। फिर भी देश बंट गया, इससे सरकार को थोड़ी प्रसन्नता जरूर हुई। एक स्कोप तो है कम से कम। कौन जानता था कि पूर्णतः देश आजाद हो जाएगा। ये तो बाद में 1946 के बाद बहुत तेजी में काम हुआ, और उसके बाद फिर सरकार को लगने लगा 47 के बाद कि नहीं, अब भारत हाथ से सही में निकल गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे भारत में कुछ परिवार थे, जो परिवार पटियाला हाउस, टैगोर फैमिली, बहुत सारे ऐसे परिवार थे। उसके बाद एक और था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। तो उन लोगों ने सरकार से कहा भी था, ब्रिटिश सरकार से, कि अभी आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन यदि वापस फिर आने का मन हो तो हम आपका सबसे पहले स्वागत करेंगे। और पावरफुल फैमिलीज थी, कदावर लोग थे। तो कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार नाम याद आ गया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को इस बात की अपेक्षा थी कि हो ना हो अभी तो जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 2 साल में फिर लौट आए। लेकिन 47 के बाद जब देश ने पूर्णतः आज़ादी की घोषणा कर दी, 48 के बाद सरकार को ऐसा लगने लगा कि अब वो दौर संभव नहीं है आना दोबारा, जब दुनिया के और देशों पर हम कॉलोनियलिज्म चलाते थे। ये संभव नहीं रहा। तो इसको ध्यान रखिएगा। 40 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की निश्चित रूप से मांग पर पुष्टि लगा दी गई और कहा गया कि अब ये होकर रहेगा। लिख दीजिए। देखिए, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की। मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की। और पहली बार द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको मान्यता मिल गई। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। एक समय में सरोजिनी नायडू को ऐसा लगता था कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के क्या हैं, दूत हैं। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, वो एकता के दूत नहीं निकले। कॉपी के टॉप पर लिख दीजिए, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह भी ध्यान रखें कि पाकिस्तान के प्रस्ताव का प्रारूप, पाकिस्तान के प्रस्ताव का प्रारूप प्रारूप सिकंदर हयात खान ने दिया था। सिकंदर हयात खान ने दिया था, जबकि जबकि फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को इसे प्रस्तुत किया था। फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को इसे प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए 1940 में मान्यता मिल गई सिद्धांत को। इसी तर्ज पर, सेम इसी तर्ज पर 3 साल बाद +3 कर देंगे इसमें, 1943 इस दिन मनाया गया पाकिस्तान दिवस। इसी तर्ज पर याद होगा आपको कि जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था नाराज होकर, नाराजगी के कई कारण थे, पढ़ाए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों को झोंक देना भी एक बड़ा कारण था, बिना पूछे हुए। तो उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, 1939 में, इसको ध्यान रखिएगा, 1939 में। अब देखिए मुस्लिम लीग ने क्या किया आगे, पाकिस्तान को मान्यता दे दी अपने सभा में, और 3 साल के बाद पाकिस्तान दिवस मना दिया। इस लाइन को भी लिख देना चाहिए। लिखिए, इसी तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए, इस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए 23 मार्च 1943 को, इस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए 23 मार्च 1943 को 43 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अगले टेस्ट में ये सब आ जाएगा। बोर्ड तैयार करवा रहे हैं, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। फिर आप लाइव टेस्ट देकर टेस्ट के बाद स्कोर भी अपना देख पाएंगे, जिसमें स्तरीय प्रश्न होंगे टेस्ट में। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन जो 1946 में बना, तैयार हुआ, वो इसके विरोध में था। वो कह रहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 देश में बंटवारा हो जाए। तो जब कैबिनेट मिशन ने विरोध किया तो फिर से एक बार जिन्ना को लगा कि शायद ये कहीं पीएम बनने के रास्ते में अरंगा लगा रहा है। ठीक है, तो जिन्ना नाराज हो गया और उसके बाद घोषणा किया मुस्लिम लीग ने कि हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। और मनाया भी 16 अगस्त 1946 को, जिससे फिर सरकार चरमराने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब माहौल बहुत पॉल्यूटेड हो गया है और इस समय विरोध करना ठीक नहीं रहेगा, वरना देश 2 कुनबे में बंट सकता है और 2 गुट में बंटने से गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है और इसका अंग्रेज फायदा भी उठा सकते हैं। वो चाहते भी अंग्रेज वही थे कि जब तक हम विश्व युद्ध में घूम रहे हो विश्व में, तब तक भारत में ऐसे ही कुछ न कुछ चलता रहे ताकि आज़ादी के प्रस्ताव को टाला जा सके। तो बाद में कैबिनेट मिशन के नेताओं को ने सोचा कि पाकिस्तान दान कर देते हैं और एक ऐसा इलाका जो समझिए भारत से कटा कटा सा ही था, उसको काट के अलग कर दिया। और आप देखेंगे उस इलाके में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, न मिट्टी उपजाऊ है, न बहुत अधिक नदियां हैं। जो नदियां बहती हमारे आशीर्वाद से बहती है, हम चाहे तो पानी रोक सकते हैं, अभी मोदी जी ने कहा भी था। तो एक उपेक्षित प्रांत थमा दिया गया। लिख दीजिए इसको भी। देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया।
पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, बदले में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे भारत का राजनीतिक माहौल प्रदूषित हो गया, जिससे भारत का राजनीतिक माहौल प्रदूषित हो गया, प्रदूषित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माउंटबेटन योजना अथवा जून योजना। माउंटबेटन योजना अथवा जून योजना के माध्यम से ब्रैकेट में 3 जून 1947 कर देंगे, के माध्यम से जून योजना में लिख देंगे 3 जून 1947, याद रहेगा। के माध्यम से भारत पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बनाए गए। भारत पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बनाए गए, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में स्वीकृति दी गई। ब्रिटिश संसद में स्वीकृति दी गई। ठीक है, स्वीकृति दी गई और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसको ध्यान में रख लेंगे। अगला टॉपिक लिखेंगे, गांधीवादी चरण में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, ठीक है। एक पक्ष को हमने भी देख लिया। मैंने कहा भी था कि गांधी आपको हर जगह मिलेंगे, केंद्र बिंदु में मिलेंगे। 15 से लेकर 47 तक के इतिहास के मध्य यदि आप देखेंगे तो गांधी आपको हर एक चीजों के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। छवि इतनी ही बड़ी थी कि जब नहीं गए तो गांधी इरविन समझौता के पहले वाला समझौता रद्द माना गया। ब्रिटिश सरकार को भी भरोसा था कि जब तक नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। तो हर मुख्य स्टेज पर गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण छवि प्रस्तुत की है। अब हम किसान आंदोलन को भी इस कड़ी में देखेंगे। वैसे यदि हम किसान आंदोलन को देखें तो गांधी चंपारण से बहुत हाईलाइटेड हुए थे, प्रकाश में आ गए थे। अहमदाबाद और खेरा के बाद गांधी की एक अलग ही छवि थी। वह गांधी के दौर का स्वर्णिम काल माना जाता है उसे, जिससे जुड़ी हुई कई चीज़ें, कई ऐतिहासिक चीज़ें आज भी गांधी संग्रहालय दिल्ली में राजघाट में रखी हुई हैं। कभी यदि दिल्ली आने का अवसर मिले तो राजघाट जरूर जाइए। वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा कि
पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के लोग राजघाट रोज आते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां नहीं आते हों, जिसमें सबसे अधिक आपको अंग्रेज मिलेंगे। ध्यान रखने योग्य है। और गांधी का चरण स्पर्श करके जाते हैं आज भी। तो गांधीवाद एक ऐसा वाद है जिसके विषय में गांधी जी ने स्वयं कहा था, इससे अच्छा कोई वाद नहीं है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो गांधी की छवि को देखना हो तो एक बार राजघाट घूम लीजिए, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीवारों पर इतनी बातें लिखी हैं, इतने संस्मरण लिखे हुए हैं, एक बार यदि आपने सही से पढ़ लिया, संग्रहालय घूम लिया, तो गांधी के विषय में बहुत ज्ञान मिल जाता है। ध्यान रखेंगे इस कड़ी में कई किसान संगठन भी बने। गांधी ने सबके मसीहा के रूप में काम किया और कहीं कहीं पर गांधी को आलोचना भी सहनी पड़ी। तो ऐसे 5-7 बिंदुओं को हम यहाँ समेकित रूप से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 20वीं सदी में किसानों की प्रतिक्रिया को आंदोलन का नाम दिया गया। 20वीं सदी में किसानों की प्रतिक्रिया को आंदोलन का नाम दिया गया। आंदोलन का नाम दिया गया। इस कड़ी में संगठन और सभा बनाए गए। इस कड़ी में संगठन और सभा बनाए गए। ध्यान रखना, एक सभा थी, शेष तो आप लिख ही चुके हैं, चंपारण वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक सभा बनी थी उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, पूछा जाता है, इसके बारे में लिख दीजिए। देखिए इस कड़ी में यूपी किसान सभा, इस कड़ी में यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा फरवरी 1918 में स्थापित हुई। फरवरी 1918 में स्थापित हुई, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय गौरी शंकर मिश्र का योगदान रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहला नहीं है, पहला चंपारण ही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो एक लाइन मेंशन कर सकते हैं। इस कड़ी में चंपारण और खेरा पूर्व में, इस कड़ी में चंपारण और खेरा की चर्चा पूर्व में हो चुकी है, ये लिख दीजिए, वहां जाके देख लेंगे। अब ध्यान रखेंगे, जमींदारों का आतंक चरम पर था किसानों के लिए। तो जब किसान और मजदूर वर्ग काफी तंग हो गए, तो अवध में प्रतापगढ़ एक जगह है जहां पर प्रसिद्ध नाई धोबी बंद आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब ये जो जमींदार हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनके लिए नाई और धोबी की सेवा बंद कर दी गई। कहा गया ये दो जातियां जमींदारों के लिए काम नहीं करेगी, उसका कपड़ा नहीं साफ करेगी, उसके बाल नहीं काटेगी। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या बिगड़ने वाला है। तो आज की तरह चूंकि इतनी समृद्ध व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी सैलून खोल सकता है, उस समय में एकाधिकार वाली बात होती थी। आज भी गांव में कुछ हद तक बचा हुआ है कि जिस गांव का जो नाई होता है उसके इलाके में
उसी गांव का दूसरा नाई प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, एक एरिया होता है, एक पेरीमीटर होता है। जैसे आप देखेंगे जो डोम जाति का व्यक्ति होता है तो उसके इलाके में दूसरा डोम जाति का व्यक्ति सामान नहीं बेच सकता है। आज भी ऐसी स्थिति भारत में देखने को मिलती है। तो उस समय तो और कट्टर रही होगी। तो जब नाई बाल नहीं काटेंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जमींदार की पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी, असर पड़ेगा उन पर। तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया, धोबी को बंद कर दिया गया कि तुम्हें कपड़ा खुद ही साफ करना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मजदूरी क्या होती है। तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया था, इस सेवा को ऑफ कर दिया गया था। तो इसलिए नाम पड़ा नाई धोबी बंद आंदोलन, प्रतापगढ़ अवध। इसको लिख दीजिए। लिखिए, वर्ष 1919 में अवध के प्रतापगढ़ में, वर्ष 1919 में अवध के प्रतापगढ़ में अवध के प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया, जिसमें जमींदारों का विरोध किया गया। नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया जिसमें जमींदारों का विरोध किया गया, जिसमें जमींदारों का विरोध किया गया। ठीक है, आज भी देखेंगे भारत में जाति के मसले चरम पर है, आज भी है। कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, उसी इतिहास के साथ जोड़कर देखना चाहता है। जैसे कोई कहता है कि मैं यादव हूं, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं यादव हूं, वो प्रत्यक्षता ये बता रहा होता है कि मेरे बहुत पीढ़ी पहले कोई व्यक्ति था जो यादव था, वो ये कह रहा है। आज के संदर्भ में यादव होने का क्या मतलब है? आज के संदर्भ में ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन एक चीज है, वो जो क्लास डेवलप हो गया, वो डिफरेंस आज भी दिखता है, वो दिखता रहेगा बहुत दिनों तक। तो उसी डिफरेंस के कारण आज भी क्या होता है कि जो समाज का वंचित तबका रहा, वो आज भी काफी भीतर से उग्र विरोध में होता है, उसी के कारण। जबकि मैंने आपसे कहा भी था एक क्लास में कि यदि डीएनए की जांच की जाती है आज भी, तो पता नहीं चल पाता है कि आप किस जाति के थे, असंभव हो गया है पता करना। उसमें लगभग सभी जाति मिश्रित हैं, कुछ एक समाज बचे होंगे उससे। तो जाति की अवधारणा प्रासंगिक नहीं है अब। आज के बदलते दौर में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया हो, आने वाले समय में मनुष्य की नौकरियां समाप्त होने वाली हो और संपूर्ण संसार पर, शासन पर, विज्ञान पर कब्जा एआई का होने वाला हो, तो उस समय फिर सब बराबर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 10 साल के बाद स्कूलों की भी जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, स्कूल कहाँ चले जाएंगे? तो सब कुछ एआई संभाल लेगा। 1 लाख टीचर की क्षमता उसके पास अकेले है, सारे भाषाओं का, सारे विषयों का जानकार है। अभी देखिए एलोन मस्क डेवलप कर रहे हैं ग्रॉक, सुपर ग्रॉक आ चुका है। सुपर ग्रॉक के बाद का आने दीजिए, उसमें भावना भी होगी, फीलिंग्स भी होगी, वो जज भी कर लेगा कि कौन गलत है कौन सही है, 2 आदमी के मनोभाव से भी जज कर लेगा। तो ऐसे दौर में सब कुछ बराबर होने की संभावना है अब, और मानव जाति को एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। हम आगे चलेंगे। अब देखिए उस समय क्या हुआ, एक तरफ तो यह सब चल रहा था यूपी में। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने क्या किया, रामायण की चौपाई के माध्यम से किसानों को संगठित करने का काम किया, दिखाया कि देखो इतिहास में तुम्हारे साथ कितना बढ़िया किया गया था। भगवान राम का एग्जाम्पल दिया, इसको भी लिख दीजिए। देखिए इस कड़ी में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने, इस कड़ी में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने किसानों को संगठित करने के लिए रामायण की चौपाई सुनाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस कड़ी में 1920 में अवध किसान सभा की नींव रखी गई। अवध किसान सभा 1920 में इसकी नींव रखी गई। किसने रखी, कौन बता सकते हैं? ये लिखवा चुके हैं पहले ही। किसने रखी? बाबा रामचंद्र ने।
ठीक है, लिख दीजिए बाबा रामचंद्र ब्रैकेट में। लिखिए 1921-22 में अवध के क्षेत्र में ही, अवध के क्षेत्र में ही मदारी पासी के नेतृत्व में, मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन हुआ। ठीक है, अभी हम केवल किसान और मजदूर को ही देख रहे हैं गांधी जी के संदर्भ में, तो ये भी लिखना जरूरी था। एका आंदोलन पूछा जाता है, बीपीएससी का बहुचर्चित क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा असहयोग के बारे में भी लिख लीजिए कि 1922 में नेशनल लेवल पर तो जो हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन क्षेत्रवार या क्षेत्रीय स्तर पर क्या हो रहा था। तो लिखिए 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के पंडोल में, पंडोल मधुबनी में है के पास है, बिहार के पंडोल में विद्यानंद, बिहार के पंडोल में विद्यानंद, कौमा गुजरात में साराबंदी आंदोलन पटेल के नेतृत्व में, गुजरात में साराबंदी आंदोलन पटेल के नेतृत्व में हुआ, पटेल के नेतृत्व में हुआ, जबकि 1928 में बारदौली आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में ही हुआ। 1928 में बारदौली आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में ही हुआ। पता होगा ही कि महिलाओं ने यहीं पर इन्हें सरदार कहा था, ये पहले ही लिखवा चुके हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि सरदार कब कहा गया, तो बारदौली में ही गुजरात की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा था। अब एक है तेभागा आंदोलन, बंगाल किसान सभा ने शुरू करवाया था 1946 में। लिख दीजिए बंगाल किसान सभा द्वारा, बंगाल किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946 में हुई। इसके बाद नोट लिख लेंगे। लिख दीजिए बंगाल किसान सभा के द्वारा तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नोट लिख लीजिए। देखिए बकास्त भूमि, बकास्त भूमि समझते हैं क्या होता है? बकास्त लैंड क्या होता है? काश्तकारी माने होता है कृषि, खेती, इसका मतलब होता है कृषि। नाम से ही स्पष्ट है, कृषि की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा रही है, जो जमींदार के अथवा किसान के कब्जे में है, स्वयं के कब्जे में है, उसको बोलते हैं बकास्त भूमि। और बकास्त भूमि पर कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर आंदोलन बिहार के मुंगेर में हुआ था, इसको नोट में लिख देंगे। देखिए बिहार के मुंगेर में बकास्त भूमि को लेकर आंदोलन हुआ। बिहार के मुंगेर में बकास्त भूमि को लेकर आंदोलन हुआ, ब्रैकेट में स्वामी श्रद्धानंद।
ठीक है, बिहार की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जमींदारी इसी प्रांत में ज्यादा थी, तो भूमि को लेकर, किसानों को लेकर इस प्रांत में बहुत सजगता थी। लिख दीजिए अगला पॉइंट, ये आपने लिख लिया है। देखिए, किसानों का सबसे पहला आंदोलन बिजुलिया आंदोलन को माना जाता है। किसानों का सबसे पहला आंदोलन बिजुलिया आंदोलन को माना जाता है। बिजुलिया आंदोलन को माना जाता है, अंडरलाइन करके रख लीजिए, पूछा जाएगा। जिसका नेतृत्व 1913 में सीताराम दास ने किया। जिसका नेतृत्व 1913 में सीताराम दास ने किया, जबकि 1915 में विजय सिंह पथिक ने किया। उन्नीस सौ 15 में विजय सिंह पथिक ने किया। अभी अभी हमने एका आंदोलन को पढ़ा है, किसने शुरू किया था? मदारी पासी ने, अवध में। एका आंदोलन क्यों हुआ था? तो टैक्स के नगद दरों में परिवर्तन के लिए हुआ था। इसको भी लिख लीजिए। देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य 1921 कर देंगे। 1921 में अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान के नगदी दर में परिवर्तन करना था। लगान के नगदी दर में परिवर्तन करना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बर्खास्त आंदोलन के सत्याग्रही नेता कौन थे? क्या जवाब दीजिएगा? अभी लिखवा भी दिए हैं, श्रद्धानंद। लिख लीजिए अलग से, बर्खास्त आंदोलन के सत्याग्रही नेता श्रद्धानंद थे। श्रद्धानंद थे। एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, है तो बहुत, शेष को अन्य बातों में लिखवा देंगे। एक और पॉइंट लिख दीजिए मूल बातों में, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। जिन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। पवनार आश्रम की स्थापना की थी एवं उनके द्वारा 1951 में आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें यह होता था कि जो अधिक जमींदार लोग हैं उनसे जमीन मांगा जाता था और गरीबों को दिया जाता था दान में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हेडिंग देके छोड़ दीजिए, गांधीवादी चरण में क्रांतिकारी आंदोलन। यह भी एक पक्ष होगा। गांधीवादी चरण में क्रांतिकारी आंदोलन।
ठीक है, एक बार तो हम सबको देख ही चुके हैं, लेकिन अलग अलग पक्षों को विशेष रूप से भी देख लेंगे तो ठीक रहेगा। हम इस कड़ी में देखेंगे कैबिनेट मिशन, आज़ादी और आज़ादी के बाद का जो भारत है उसको भी देखेंगे। आज आप लोग लिखने की स्थिति में हैं तो मैं अभी क्लास और आगे ले चलूंगा। कितने लोग लिखने की स्थिति में, हाथ खड़े कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें। और कुछ लोग नहीं हैं जिन्होंने रेज नहीं किया है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम और कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। 4-5 मुख्य बातें हैं, इसको इसमें लिखवा देते हैं। बूस्टर फैक्ट्स अगले क्लास में लिखवा देंगे इस पूरे सेक्शन का। अब अभी का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। हम जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनी, कई गुटों को लगा कि केवल सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार को हराया नहीं जा सकता है। वैसे गांधी से पहले की बात है अधिकांश बातें, गांधी के बाद काकोरी जैसी घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ हुआ था। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि उस कड़ी में, जैसे एचआरए है, एचआरए को देख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न, माने 1918 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितियों के आलोक में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितियों के आलोक में, द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे। इस कड़ी में अक्टूबर 1924 में कानपुर में एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। नीचे लिखे संस्थापक, 1 2 3 कर देंगे। संस्थापक, पहला सचिंद्र नाथ सान्याल, अंडरलाइन कर लीजिए। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कभी सॉल्व करेंगे बीच में, पूरे इतिहास को एक बार में देख लेंगे। लगभग 3 घंटे की क्लास ले ली जाए तो संपूर्ण इतिहास के सारे पूछे हुए क्वेश्चन को देखा जा सकता है एक बार। उसकी भी क्लास रखेंगे एक दिन। तो इसमें सचिंद्र नाथ को इसलिए कर लीजिए कि सचिंद्र नाथ पूछा जाता है। दूसरा में लिखिए चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, नंबर 3 में रामप्रसाद बिस्मिल। अब ये क्यों लिखवाए हैं, तो अभी चर्चा कर दिए थे कि काकोरी ट्रेन लूट इसी संस्था की देन है ना, इस 1925। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को, इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। ब्रैकेट में सराहनपुर लखनऊ जाने वाली ट्रेन, सराहनपुर लखनऊ जाने वाली ट्रेन। ठीक है, एचआरए को कभी नहीं भूलिएगा। एचआरए इसलिए बनी थी कि पूर्व की घटनाओं से लोग बड़े नाराज चल रहे थे, गांधी पर से भरोसा उठ गया था सबका।
इसी में लिख दीजिए, इस कड़ी में, इस कड़ी में रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया। अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया, जबकि चंद्रशेखर आजाद भाग निकले, जबकि चंद्रशेखर आजाद भाग निकले। भाग निकले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को शहीद कर लिया। बताए थे कि पुलिस से मुठभेड़ में अंतिम गोली खुद को मार ली थी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दो बातें और हैं जो आजाद से जुड़ी हुई है, इसको भी लिख लीजिए एचआरए से। देखिए 1928 में 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, फिरोजशाह कोटला मैदान में अब देखिए तीन चीज तो कॉमन है, एक एस जुड़ गया, समाजवादी जुड़ गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई एचआरए से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई। सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की। अब इसने क्या किया, इसने आगे चलकर सैंडर्स, ठीक है, की हत्या की, इसको भी लिख दीजिए। इस संगठन ने सैंडर्स की हत्या की, HRSA ने सैंडर्स की हत्या की, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरकार ने इन सभी पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया। ठीक है, इन सभी पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाया, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाया। आप सभी को याद होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। यह घटना हम लिख चुके हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, याद है, चर्चा हो चुकी है, तो उस घटना को भी यहां मेंशन करना जरूरी है।
एक लाइन है, लिख दीजिए। इस कड़ी में 8 अप्रैल 1929 को, इस कड़ी में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली की खाली कुर्सियों पर, सेंट्रल असेंबली की खाली कुर्सियों पर, खाली कुर्सियों पर पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। ठीक है, कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी दे दी गई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ध्यान रखिएगा, यदि भगत सिंह हो तो सही उत्तर है, लेकिन कभी कभी भगत सिंह के साथ हसरत मोहानी दे देता है। तो याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद की जो रचना की थी शब्द की, जैसे पाकिस्तान शब्द की रचना की थी रहमत अली ने, उसी तरह से इनकलाब जिंदाबाद की रचना की थी वर्ड की हसरत मोहानी साहब ने, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। तो अकेला भगत सिंह हो तो कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन यदि भगत सिंह के साथ हसरत मोहानी भी हो तो हसरत मोहानी को प्रायोरिटी में रखेंगे बीपीएससी के लिए, कम से कम अन्य परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होती है। लिख दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, जिसके रचयिता हसरत मोहानी थे। नेक्स्ट पॉइंट, उन्नीस सौ 30 में मास्टर दास सूरीसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की नींव रखी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की नींव रखी। जिसमें कई महिलाएं, या महिला क्रांतिकारी कर दीजिए, जिसमें कई महिला क्रांतिकारी भी शामिल थे। प्रीति, कल्पना, सुनीति, अंबिका और लोकीनाथ। ये सब महिला क्रांतिकारियां थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेंगे। इस संस्था को सदैव ध्यान में रखेंगे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। देखिए, 1930 में आईआरए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने चटगांव शस्त्रागार लूट किया। चटगांव शस्त्रागार लूट किया।
लूट किया, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव है। लूट किया, ठीक है, बांग्लादेश कर देंगे, आज के बांग्लादेश में पड़ गया है चटगांव विभाजन के बाद। इस कड़ी में राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए, इस कड़ी में राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जतिन दास ने 64 दिनों का भूख हड़ताल किया, जेल में किया। जतिन दास ने 64 दिनों का भूख हड़ताल जेल में किया, एवं 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले कक्षा में हम बूस्टर फैक्ट को देखेंगे और साथ ही 1940 से लेकर 47 के एक खंड को देखेंगे। 2 बातें बची हुई हैं। इसके बाद देखेंगे जो जो समय मिलेगा इतिहास के कुछ विशेष बातों को भी एक आध क्लास में चर्चा में रखेंगे, जिसमें वैदेशिक नीति, पंचशील, परमाणु समझौता, भारत के वैश्विक संबंध, नेहरू का जो अप्रोच था उस अप्रोच को देखने का प्रयास करेंगे, यूएन में भारत की हिस्सेदारी को देखेंगे और इस तरह से कई बातें हैं जिसको हम देखने का कार्य करेंगे। तो आज हम कक्षा को यहाँ समाप्त कर देते हैं। अगली कक्षा फिर कल होगी। सभी को शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।